हेलो फ्रेंड्स, अवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गति में गति के समीकरण का निगमन, यानी कि आज देखेंगे गति के समीकरण का निगमन। गति के समीकरण का निगमन, गति के समीकरणों के निगमन किस प्रकार से किए जाते हैं। 3 समीकरण हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल लैंग्वेज में, यानी कि ग्राफ भी देखेंगे और पहले उसके साधारण देखेंगे। मैथ की भाषा में निगमन कैसे किया जाता है, जो फिजिक्स में करते हैं, तो उसको देखेंगे। गति के समीकरण का निगमन, तो यहाँ पर गति के 3 समीकरण दिए गए हैं। गति के 3 समीकरण दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऋजु रेखा में गतिमान किसी पिंड के वेग, ऋजु रेखा में गतिमान, ऋजु रेखा मतलब सरल रेखा, आगे पढ़ाया गया है। ऋजु रेखा में गतिमान किसी पिंड के वेग मतलब कोई जो गतिमान पिंड है सरल रेखा में, उस पिंड के वेग चली गई दूरी, पिंड के वेग चली गई दूरी तथा त्वरण के पारस्परिक संबंधों को, तथा त्वरण के पारस्परिक संबंधों को 3 समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है। 3 समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है। गति के 3 समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है। वे कौन कौन से समीकरण हैं और उन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें गति के समीकरण कहते हैं। इन्हें गति के समीकरण कहते हैं। गति के समीकरण कहते हैं। तो कैसे कि ऋजु रेखा में, यानी कि कोई पिंड अगर सरल रेखा में गतिमान है तो उसके वेग, पिंड के द्वारा चली गई दूरी तथा त्वरण के बीच जो संबंध होता है वो 3 समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। इन्हें गति के समीकरण कहते हैं। उन समीकरणों को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। सबसे पहला जो समीकरण है v = u + at। दूसरा समीकरण, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इक्वेशन नंबर सेकेंड होता है s = ut + हाफ at²। यह दूसरा समीकरण कहलाता है। और तीसरा जो समीकरण है उसे कहा जाता है v² = u² + 2as। इसे तीसरा समीकरण कहते हैं। इन सब समीकरणों में सबका जो अलग अलग नाम है उसको देख लेते हैं कि यहाँ पर जो u दिया गया है वो पिंड का प्रारंभिक वेग है। u क्या है? जहां, यानी कि वेयर। u क्या है? तो पिंड का प्रारंभिक वेग। u है पिंड का प्रारंभिक वेग, पिंड का प्रारंभिक वेग। और v है पिंड का अंतिम वेग, समयांतराल t में अंतिम वेग। या फिर लिख सकते हैं समयांतराल t सेकेंड बाद वेग, जिसे अंतिम वेग कहते हैं, t में अंतिम वेग। और जो a दिया गया है उसे कहा जाता है पिंड का त्वरण। इसे कहा जाता है पिंड का त्वरण। और यहाँ पर जो अगला आ जाता है t, इसे कहा जाता है समय अंतराल। समय अंतराल t हो जाता है। और यश होता है समय अंतराल t में चली गई दूरी।
यस होता है समय अंतराल टी में चली गई दूरी। ये होता है इन समीकरणों का जो वैल्यू दी गई है उन सब का नाम यही होता है कि u होता है पिंड का प्रारंभिक वेग, v समयांतर t में वेग, अंतिम वेग a होता है पिंड का त्वरण, t समयांतराल और यह समयांतराल t में चली गई दूरी। इन तीनों समीकरणों को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अब हम यहाँ पर लेंगे प्रत्येक समीकरण का निगमन करेंगे। तो ऋजु रेखा में गतिमान पिंड का वेग, चली गई दूरी तथा त्वरण में पारस्परिक संबंधों को 3 समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है। इन्हें गति के समीकरण कहते हैं, जो इस प्रकार हैं: v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पिंड का वेग v समांतर t में अंतिम वेग, a पिंड का त्वरण, t समांतराल और यह समांतराल t में चली गई दूरी। तो चलिए अब एक एक समीकरण का निगमन शुरू करते हैं और इसको खत्म करते हैं। सबसे पहले लेंगे गति का प्रथम समीकरण का निगमन। गति समीकरण का प्रथम नियम लेंगे। गति समीकरण का प्रथम नियम गति समीकरण का प्रथम नियम मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण a है। आगे बताया गया था कि अगर प्रारंभिक वेग आ जाए तो उसे u कहेंगे और त्वरण a। तो हम लिखेंगे माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण a है। यहां से लिखना प्रारंभ करते हैं। माना किसी गतिशील पिंड लिखें या वस्तु लिखें, माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण a है। माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण, तो माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण a है। t सेकंड में s दूरी चलने के पश्चात वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है। आगे लिखेंगे माना t सेकंड में s दूरी चलने के पश्चात अंतिम वेग v हो जाता है। माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण a है। t सेकंड में s दूरी चलने के पश्चात वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है। तो हम सब इन सब के बीच संबंध जानते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतर। वेग परिवर्तन बटे समयांतर त्वरण को प्रदर्शित करते हैं a से। वेग परिवर्तन होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और समयांतर t, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। at इज इक्वल टू v माइनस यू, वर्षांतर कर देंगे v इज इक्वल टू यू प्लस at। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का प्रथम समीकरण। माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण a है। t सेकंड में s दूरी चलने के पश्चात वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है। हम सब रिलेट करके जान सकते हैं कि जो त्वरण होता है वेग परिवर्तन और समयांतर का अनुपात होता है, और इसी से हम सबका मान रखकर इसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं दूसरा इक्वेशन क्या है। s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किस प्रकार निकाला जाता है।
यस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर किस प्रकार निकाला जाता है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे यदि गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण a है, यदि किसी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण a है। किसी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण a है, t सेकंड बाद वस्तु का वेग बढ़कर v हो जाता है। t सेकंड बाद वस्तु का वेग बढ़कर v हो जाता है। यहां पर अगर t सेकंड बाद वस्तु का वेग बढ़ा है तो उसे हम अंतिम वेग कहेंगे, और अंतिम वेग क्या हो जा रहा है? v हो जा रहा है। तो हमें बताना है, यहां पर हम देखेंगे एक सेकंड में वस्तु के वेग में वृद्धि कितनी हो रही है? तो एक सेकंड में वस्तु के वेग में वृद्धि एक ही हो रही है। तो लिखेंगे हम एक सेकंड में वस्तु के वेग में वृद्धि बराबर वस्तु के वेग में वृद्धि बराबर एक ही हो रही है। अगर एक सेकंड में वस्तु के वेग में एक ही वृद्धि हो रही है तो एक सेकंड बाद वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? u प्लस a। तो गति प्रारंभ होने के एक सेकंड बाद वस्तु का वेग लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे गति प्रारंभ होने के एक सेकंड बाद वस्तु का वेग बराबर u प्लस a। गति प्रारंभ हो रही है u पर, तो एक सेकंड बाद वेग a बढ़ रहा है, तो यहां पर a जुड़ जाएगा। और गति समाप्त होने के एक सेकंड पहले वस्तु का वेग, गति समाप्त होने के एक सेकंड पहले वस्तु का वेग अंतिम वेग v है, और एक सेकंड पहले मतलब एक a कम हो जाएगा तो v माइनस a हो जाएगा। और इस प्रकार हम निकालेंगे वस्तु का अब औसत वेग। यहां पर अब निकालेंगे अतः वस्तु का औसत वेग। औसत वेग कैसे निकाला जाता है? तो यहां पर हो जाएगा ये वाला वेग और ये वाला वेग जोड़कर बटे 2 कर देंगे, तो यहां पर वस्तु का औसत वेग आ जाएगा u प्लस a प्लस v माइनस a बाई 2। सॉल्व करेंगे यहां पर, तो u प्लस a प्लस v माइनस a बाई 2, a से a कैंसल, यहां पर आ जाएगा जो प्राप्त होगा वो है u प्लस v बाई 2। और जिस प्रकार एक सेकंड में वस्तु के वेग में वृद्धि एक ही हो रही है, उसी प्रकार हम देख लेते हैं इसी प्रकार 2 सेकंड बाद वस्तु के वेग में कैसी वृद्धि होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे इसी प्रकार 2 सेकंड में वस्तु के वेग में वृद्धि या गति प्रारंभ होने के 2 सेकंड बाद वस्तु का वेग। इसी प्रकार गति प्रारंभ होने के 2 सेकंड बाद वस्तु का वेग। अगर एक सेकंड में u प्लस a हो रहा है तो 2 सेकंड में u प्लस 2a। और यहां पर लिखेंगे गति समाप्त होने के 2 सेकंड पहले वस्तु का वेग हो जाएगा v माइनस 2a। और अब इसका निकालेंगे वस्तु का औसत वेग। यहां पर निकालेंगे वस्तु का
औसत वेग, तो उसी प्रकार यहां पर होगा u प्लस 2a प्लस v माइनस 2a बाई 2 और यहां पर u प्लस 2a प्लस v माइनस 2a बाई 2a से 2a कैंसल और u प्लस v बाई 2। वस्तु का औसत वेग 1 सेकेंड बाद वस्तु का औसत वेग जो है 2 सेकेंड बाद ही वस्तु का औसत वेग वही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं त्वरण स्थिर है, अतः हम मान सकते हैं यहां पर क्या स्थिर है, त्वरण स्थिर है, अतः हम मान सकते हैं कि यहां पर त्वरण स्थिर है, अतः हम मान सकते हैं कि वस्तु t सेकेंडों तक इसी औसत वेग से चलती रही है, कि जो वस्तु है वो t सेकेंडों तक इसी औसत वेग से चलती रही है, मतलब कि t सेकेंड तक उसी औसत वेग से चलती रही है। जैसे 1 सेकेंड में औसत वेग वही था, 2 सेकेंड में औसत वेग वही था, तो t सेकेंड में भी औसत वेग वही होगा। अतः वस्तु द्वारा t सेकेंड में चली गई दूरी अब हम लिख लेते हैं। अतः वस्तु द्वारा t सेकेंड में चली गई दूरी, वस्तु द्वारा t सेकेंड में चली गई दूरी, आई थिंक नीचे वाला दिख रहा होगा, तो अभी तक तो दिख रहा है। और इस प्रकार हम अब सॉल्व करेंगे कि वस्तु द्वारा t सेकेंड में चली गई दूरी t सेकेंड में चली गई दूरी लिखेंगे कि जो दूरी होती है वो गति के प्रथम समीकरण से हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। अब पहले इसको हम एक बार समझ लेते हैं कि यदि किसी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण a है, t सेकंड बाद वस्तु का वेग बढ़कर v हो जाता है, तो 1 सेकंड में वस्तु के वेग में वृद्धि कितनी हो रही है, 1 ही हो रही है। तो गति प्रारंभ होने के 1 सेकंड बाद वस्तु का वेग हो जाएगा u प्लस a और गति समाप्त होने के 1 सेकंड पहले वस्तु का वेग v माइनस a। तो वस्तु का औसत वेग निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा v प्लस u प्लस v बाई 2। इसी प्रकार निकालेंगे गति प्रारंभ होने के 2 सेकंड बाद वस्तु का वेग u प्लस 2a और गति समाप्त होने के 2 सेकंड पहले वस्तु का वेग v माइनस 2a। और इस प्रकार वस्तु का औसत वेग निकालेंगे तब भी वही आ जाएगा। जब औसत वेग समान है तो कह सकते हैं कि त्वरण स्थिर है, अतः हम मान सकते हैं कि वस्तु t सेकंड तक इसी औसत वेग से चलती रही है, अतः t सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी। अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। आप सबको बताया गया है कि दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर t सेकंड बाद चली गई दूरी यश होती है, और दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुणे समय। तो यहाँ पर औसत वेग जो दिया गया है वो कितना है, u प्लस v बाई 2 इंटू समय कितना हो जाएगा, t, इतना आ जाएगा। तो हम यहाँ से अब ऊपर से लिखना प्रारंभ करते हैं, इसको मिटाकर ऊपर से लिखना प्रारंभ करते हैं कि t सेकंड बाद जो दूरी चली गई है वस्तु द्वारा उसे लिखेंगे यहाँ पर कि यश बराबर u प्लस v बाई 2 इंटू टी। और हम सभी जानते हैं गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। तो लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से v का मान रखने पर v का मान यहाँ पर रख देंगे। तो जब हम v का मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यस इज इक्वल टू यू प्लस v के स्थान पर हो जाएगा u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी, इतना आ जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यस इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी, इतना हो जाएगा 2u प्लस ए टी बाई 2 और उसके बाद इंटू टी।
अब इसको हम यहाँ पर अलग अलग लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर अलग अलग लिख सकते हैं। तो लिख लेंगे, यहाँ पर एक लाइन और लिखेंगे, यस इज इक्वल टू 2u, ये वाला t और बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर हो जाएगा, ए टी स्क्वायर बाई 2। समझ में आया? यहाँ पर इसको 2 आधा इधर कर दिए, इधर कर दिए, हर बराबर है इसलिए। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसल हो जाएगा और हमें जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा यस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 कर देंगे, ए टी को बगल में लिख देंगे, आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इसका गुणा करके यहाँ पर 2ut लिखे और इसको यहाँ पर कर दिए, इसको 1 2 यहाँ कर दिए बटे में, ऐसे जैसे लिखा गया है 3 + 2/2 लिखा गया है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3/2 + 2/2। तो उसी प्रकार इस 2 को 2 भागों में कर दिए हैं वहां पर भी, और निकल कर आ गया हमें गति का द्वितीय समीकरण, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखते हैं तीसरा गति का समीकरण किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। जो गति का समीकरण नंबर 3 है उसे किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसको देख लेते हैं। तो पहला और दूसरा समीकरण अच्छे से निकल आया है और समझ में भी आ गया होगा। अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो गति का समीकरण तृतीय निकालना है वहां पर हम लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू प्लस ए टी इज इक्वल टू ए टी, यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर। अब हम इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के नियम से, तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और उसके बाद प्लस 2 इंटू यू इंटू ए इंटू टी, ए टी इतना आ जाएगा। यू स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर का मान है 2a और उसके बाद b, इतना हो जाएगा। और अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो हम यहां पर जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2a, 2a मतलब कहां से निकला, तो यहां से एक 2 निकल आया और यहां पर a निकल आया, तो बच गया क्या ut प्लस, यहां पर 2 नहीं है तो बटे में 2 लिखेंगे, a निकला है, एक a बचेगा और t स्क्वायर पूरा पूरा बचा है। यहां से 2 निकला, यहां से a निकला, यहां से a निकल आया, 2 नहीं है तो भाग देंगे 2 से, तो 2 आ जाएगा, और उसके बाद ये u हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2a और इसका मान होता है यस। तो यहां पर निकल कर आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे और उसके बाद यहां से 2a का मान लेकर यहां पर यस का मान अलग कर देंगे और यस का मान रख देंगे, तो आ जाएगा गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण आ जाएगा। और अब देख लेते हैं गति के समीकरणों का उपयोग। गति के समीकरणों का उपयोग क्या है, तो गति का जो समीकरण है उसका उपयोग कहां पर किया जाता है। तीनों समीकरण निकालने के बाद अब हम देखते हैं गति समीकरणों का उपयोग। लिखेंगे गति समीकरणों का उपयोग। गति समीकरणों का उपयोग कहां पर किया जाता है, तो यदि गतिमान पिंड का प्रारंभिक वेग u तथा त्वरण a ज्ञात हो। क्या क्या ज्ञात हो, यदि गतिमान पिंड का प्रारंभिक वेग u तथा
त्वरण ए ज्ञात हो, त्वरण ए ज्ञात हो तो जो प्रथम समीकरण से समय t के बाद वेग, तो हम क्या निकालते हैं, प्रथम समीकरण 1 से समय t के बाद वेग, t के बाद वेग मतलब अंतिम वेग ज्ञात करते हैं। समीकरण नंबर 1 से v ज्ञात करते हैं और द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण 2 से क्या ज्ञात करते हैं, समय t में चली गई दूरी यस, 2 से समय t में चली गई दूरी यस ज्ञात करते हैं तथा तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण 3 से, तृतीय समीकरण 3 से किसी दूरी यस के अंत में वेग, किसी दूरी यस के अंत में वेग v की गणना की जाती है, गणना की जा सकती है। यदि गतिमान पिंड का प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण a ज्ञात हो तो प्रथम समीकरण से t सेकंड के बाद वेग द्वितीय समीकरण से समय t में चली गई दूरी s तथा तृतीय समीकरण में किसी दूरी s के अंत में वेग ज्ञात किया जा सकता है। यही 3 काम है इन समीकरणों का। और कुछ विशेष अवस्थाएं देख लेते हैं, उसके बाद फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कुछ विशेष अवस्थाओं को देख लेते हैं कि जो कुछ विशेष अवस्थाएं दी गई हैं वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर विशेष अवस्थाएं लिखेंगे, जो विशेष अवस्थाएं हैं उनके बारे में। विशेष अवस्थाएं, यदि कोई वस्तु विरामावस्था से चले तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। इसको पता है ना कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था से चले तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। नंबर 1, यदि कोई वस्तु विरामावस्था से चले, विरामावस्था से चले तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0 होता है। उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है, प्रारंभिक वेग 0 होता है। तो प्रारंभिक वेग 0 होगा तो u के स्थान पर क्या रखा जाएगा, 0। अगर u के स्थान पर 0 रखा जाएगा तो समीकरणों में u के स्थान पर 0 रखकर मान ज्ञात कर लेते हैं। पहला समीकरण, यदि कोई वस्तु विरामावस्था से चले तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v = u + at हो जाएगा, u + at। तो यहाँ पर रखेंगे u = 0 तो v = हो जाएगा 80, v = 80 हो जाएगा। और दूसरा समीकरण होता है s = ut + हाफ 80 स्क्वायर। तो यहाँ पर u के स्थान पर 0 × t + हाफ 80 स्क्वायर। तो s = हाफ 80 स्क्वायर आ जाएगा फार्मूला। कब, जब गति विरामावस्था से चलना यानी कि वस्तु प्रारंभ करें। तो तीसरा होता है v² = u² + 2a। तो यहाँ पर हो जाएगा जब u = 0 तो v² = 0 का स्क्वायर प्लस 2a, v² = 2a हो जाएगा यहाँ पर। तो जब वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे तो गति का प्रथम समीकरण v = 80 हो जाएगा, s = हाफ 80 स्क्वायर और v² = 2a। यदि वस्तु का वेग समय के साथ साथ समान दर से घट रहा हो। दूसरा है, यदि वस्तु का वेग, यदि वस्तु का वेग जो है वो समय के साथ साथ समान दर से घट रहा हो। वेग समय के साथ साथ
समान दर से घट रहा हो, मतलब जैसे जैसे वस्तु का वेग घट रहा हो वैसे वैसे समय के साथ साथ वस्तु का वेग घट रहा हो, तब समीकरण में ए का मान ऋण चिन्ह के साथ रखते हैं। तब समीकरण में त्वरण ए का मान कैसे ऋण चिन्ह के साथ रखते हैं, ऋण चिन्ह के साथ रखते हैं। यदि वस्तु का वेग समय के साथ साथ समान दर से घट रहा हो तो यहाँ पर जो समीकरण में है v का मान ऋण चिन्ह के साथ साथ रखते हैं, तो यहाँ पर किसका मान, तब समीकरण में a का मान ऋण चिन्ह के साथ साथ रखेंगे तो पहला समीकरण हो जाएगा u माइनस ए टी, दूसरा समीकरण बन जाएगा s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा समीकरण बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a। इन अवस्थाओं को याद रखना है जब समय के साथ साथ वेग भी घट रहा हो, यदि वस्तु समान वेग से चल रही हो। तीसरी अवस्था है यदि वस्तु समान वेग से चल रही हो, समान वेग से चल रही हो, यदि वस्तु समान वेग से चल रही हो तो त्वरण a बराबर 0 होगा। समान वेग से चल रही हो तो a बराबर 0 हो जाएगा, तो प्रथम समीकरण से निकलकर आ जाएगा v इज इक्वल टू यू हो जाएगा। सॉल्व करके देख लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस a के स्थान पर 0 इंटू टी, तो v इज इक्वल टू यू हो जाएगा। और दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से a का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और यस बराबर आ जाएगा यू टी। और तीसरा हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से a का मान 0 रखेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो इस प्रकार आज ये चैप्टर समाप्त हुआ। आई थिंक ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, एक बार रिवाइज कर लेंगे। और अब मिलते हैं इसी क्लास के अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।